बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ आइसोटोप्स। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 में जो है वो आइसोटोप्स का टॉपिक पेज 33 पे मौजूद है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आइसोटोप्स जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है वर्ड आइसोज दैट मीन्स सेम एंड टोप दैट मीन्स प्लेस। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बुक के अंदर आपके लिखा हुआ है। सबसे पहले इस वर्ड को हम समझना ज़रूरी है, इसलिए पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे। अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स आइसोस, टॉप मीन्स प्लेस एंड आइसोस मीन्स सेम। तो ये ग्रीक वर्ड है आइसोटोप्स यानी सेम प्लेस। किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट जो है वो एटॉमिक मैसेज जो हैं वो मौजूद होते हैं। ये डिफरेंट एटॉमिक मैसेज जो हैं वो इनको सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, तो इन एलिमेंट्स को, इन एटम्स को जो है वो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहा जाता है। जैसे कि आपके पास एग्जांपल मैं आपको देती हूँ हाइड्रोजन की, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर जो है वो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम 3 जो है वो आइसोटोप्स हैं इसके, जिसमें हाइड्रोजन 1 के अंदर, प्रोटियम के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लेकिन ड्यूट्रियम के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से जो है वो ट्रिटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। तो तीनों जो टाइप्स हैं हाइड्रोजन की, एटम्स की, इन तीनों में जो है वो मास नंबर डिफरेंट हो रहा है। तो ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन एटम्स, ये एक दूसरे के जो है वो कहलाएंगे आइसोटोप्स। यानी कोई भी ऐसे एलिमेंट्स, ये आप इसकी डेफिनेशन देखिए, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट whose nuclei have the same atomic number but different mass number, and this is because atoms of an element can differ in the number of neutrons। यानी किसी भी एलिमेंट के एटम्स आइसोटोप्स कहलाएंगे अगर उनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा और एटॉमिक मास जो है उनका वो डिफरेंट होगा। और एटॉमिक मास डिफरेंट होने की क्या वजह है? एटॉमिक मास डिफरेंट होने की वजह ये है कि उनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट होंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइसोटोप्स के अंदर जो है वो किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के अंदर क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 1, बोथ द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी आइसोटोप एटम्स जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो हमेशा सेम होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे यानी कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ठीक है। तो ये याद रखें कि कोई भी एटम जो है उसके आइसोटोप, किसी भी एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनके आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर हमेशा सेम होगा। सेकेंडली, बोथ द एटम्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो हमेशा बराबर होती है। तो हम इसी तरह से जब हम आइसोटोप्स की बात करेंगे और उसमें हम कह रहे हैं कि हर एक एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होगा, तो सिमिलरली दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जितने भी आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम का है, कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, उन सब का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमेशा सेम होगा। बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो इट मीन्स कि एटॉमिक नंबर भी सेम है। नेक्स्ट इज बोथ हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी दोनों एटम्स या जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी हाइड्रोजन की, इसके बाद हम डिफरेंट, हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। जब हम उनको स्टडी करेंगे तो आपको आइसोटोप्स के हवाले से ज़्यादा बेहतर जो है वो अंडरस्टैंडिंग होगी इंशाल्लाह। तो ये याद रखें, इन पॉइंट्स को याद रखें और इसके अकॉर्डिंगली हम एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। तो एटम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने से क्या होगा, उनका मास नंबर जो है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। बोथ डिफर इन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस मीन्स दैट दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स। यानी एटम्स के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं इनका टोटल नंबर जो है वो डिफरेंट होगा, जिसको हम मास नंबर कहते हैं। तो आइसोटोप्स के अंदर क्या हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और उनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होंगे। इसी वजह से उनका मास नंबर या उनका एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। ये हैं बेसिक पॉइंट्स, बेसिक आइसोटोप्स के, जो आप देख सकते हैं इसमें। आगे की एग्जांपल्स जो हैं वो फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगी।
क्लास यहाँ पे जो हमारी पहली एग्जांपल है वो है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ये आप यहाँ पे पिक्चर दे सकते हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की। सबसे पहला जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो प्रोटियम कहलाता है, सेकंड जो है उसको ड्यूट्रियम कहा जाता है और थर्ड को ट्रिटियम कहा जाता है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कंसिडर करते हैं। सेंटर में न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन मौजूद है, P = 1 यानी एक प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है। इसी तरह से जब इसके बाहर के सर्कुलर ऑर्बिट्स में देखा जाए तो वहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी ये प्रोटियम जो है इसमें कोई न्यूट्रॉन मौजूद नहीं है और इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों जो है वो 1 है। जब हम ड्यूट्रियम को देखते हैं तो ड्यूट्रियम के अंदर सेंटर में एक प्रोटॉन मौजूद है और एक ही न्यूट्रॉन मौजूद है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसके सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, जिससे इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो दोनों में सेम है। लेकिन इसका मास नंबर जो है वो 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ड्यूट्रियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर जो है वो 2 होगा। इसी तरह से थर्ड जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का, दैट इज कॉल्ड ट्रिटियम। ट्रिटियम में सेंटर में देखें तो P = 1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर एंड 1 इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो ट्रिटियम का सिंबल यूज होगा हाइड्रोजन के लिए, दैट इज 1 फॉर एटॉमिक नंबर, क्योंकि एक प्रोटॉन यहाँ पे मौजूद है, और इसका जो मास नंबर होगा दैट विल बी 3। तो इन तीनों डायग्राम्स में अगर आप देखें तो इसमें प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो सेम है, जैसा कि हमने लास्ट वाले जो है वो यहाँ पे पेज में आप देखते हैं कि हमने देखा था कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के एलिमेंट के एटम्स में जब उनका सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो होना चाहिए आइसोटोप्स का। तो यहाँ पे ये सिंबल्स देखें जो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। सबसे पहले है प्रोटियम हैज़ नो न्यूट्रॉन, ऑलमोस्ट ऑल द हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन 1, इसका सिंबल है H11। सेकेंड हाइड्रोजन 2 जिसको ड्यूट्रियम कहा जा रहा है, इसका सिंबल जो है दैट इज H12। इसी तरह से तीसरा जो है वो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जिसमें 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो उसका एटॉमिक मास 3 आ रहा है, तो उसका सिंबल जो है वो ये होगा H13 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस तरह में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो डिफर होते जाएंगे। अब हम इनकी जो है वो, क्योंकि क्लास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सब में सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम है, तो ये याद रखें कि किसी भी एटम की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जो है वो डिपेंड करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उस पर डिपेंड करती हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब हुआ कि इन तीनों आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी। ठीक है, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटियम यानी कि हाइड्रोजन 1। ये एक कलरलेस, ऑर्डरलेस और एक टेस्टलेस गैस है। ना ही इसका कोई कलर है, ना ही इसकी कोई स्मेल है और ना ही इसका कोई टेस्ट है इस गैस का। और ये वाटर में इनसॉल्युबल है एंड इज़ हाईली इनफ्लेमेबल गैस, यानी ये इनफ्लेमेबल है, इसका फ्लेम नहीं बनता। वाटर डैट कंटेन्स, वाटर के अंदर क्लास याद रखें सबसे ज़्यादा प्रोटियम जो है वो हाइड्रोजन मौजूद होती है, प्रोटियम 1। अगर वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 जो है वो मौजूद हो, यानी कि सेकंड आइसोटोप ड्यूट्रियम मौजूद हो वाटर के अंदर इंस्टेड ऑफ प्रोटियम, तो ये याद रखें कि वो वाटर जो है वो हैवी वाटर कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, नॉर्मल वाटर और हैवी वाटर में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं ड्यू टू द चेंज ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूट्रियम। तो ये देखते हैं यहाँ पे इस टेबल में कंपैरिजन ऑफ ऑर्डिनरी वाटर एंड हैवी वाटर, ये दोनों की हमें कंपैरिजन दिया गया है। ऑर्डिनरी वाटर में जिसमें प्रोटियम मौजूद है, हाइड्रोजन 1 मौजूद है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री C है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C है। इसी तरह से जब हम हैवी वाटर को देखते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3.81 डिग्री C है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 101.2 डिग्री C है।
और जब इन दोनों की डेंसिटी देखी जाए 25 डिग्री सी पे, तो ये देखें कि हैवी वाटर जो है दैट इज़ मोर हैवियर, मोर डेंस देन ऑर्डिनरी वाटर। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी नेचुरल अबंडेंस और नेचुरल अक्रेंस। नेचुरली अक्रिंग हाइड्रोजन कंटेन्स 99.99% प्रोटियम, यानी कि आपकी एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन पाई जाती है सबसे ज़्यादा उसमें जो आइसोटोप पाया जाता है वो प्रोटियम है। प्रोटियम आइसोटोप जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ड्यूट्रियम जो है उसकी परसेंटेज अबंडेंस जो है वो कितनी है 0.0015%, यानी ड्यूट्रियम जो है वो सिर्फ इतनी मिकदार में आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ट्रीटियम इज़ रेडियो एक्टिव एंड इज़ रेयर। ट्रीटियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव एटम है हाइड्रोजन का, और ये जो है रेयर पाया जाता है क्योंकि रेडियो एक्टिव है, इस वजह से इसका डिके होता रहता है और ये जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव भी है। ट्रीटियम इज़ नॉट फाउंड इन नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन बिकॉज इट्स न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल। ये क्लास हमने एग्जाम्पल पढ़ी, एग्जाम्पल 1 हमने हाइड्रोजन की एग्जाम्पल देखी जिसमें हमने प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम को देखा। हमने देखा कि इन तीनों का मैस नंबर डिफरेंट है क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। यहाँ पर n 0 है, यहाँ पर n 1 है और यहाँ पर n 2 है। इसी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, जबकि इनमें एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन जो है वो तीनों में पाया जाता है। इसका मतलब है इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेम है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल that is isotopes of carbon. कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स क्लास, याद रखिए कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जो नेचुरली एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। इसके अलावा लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किए गए आइसोटोप्स कार्बन के भी मौजूद हैं जैसे कि 15, 16 एक्सेट्रा। तो कार्बन 12 इज़ द फर्स्ट आइसोटोप, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ये 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। इनमें ये इसका मैस नंबर है, इसी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन विद मैस नंबर 12, फिर कार्बन विद मैस नंबर 13 एंड कार्बन विद मैस नंबर 14। ऑलमोस्ट ऑल द कार्बन इज कार्बन 12। आपकी एटमॉस्फेयर में जो कार्बन पाई जाती है वो मोस्टली 99% जो है वो कार्बन जो है वो कार्बन 12 है। ठीक है, 99% कार्बन, यानी अगर सपोज करते हैं आप कि आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन के 100 एटम्स अगर मौजूद हैं तो उनमें से 99% जो है वो कार्बन 12 होंगे। अच्छा, इसका सिंबल जो है वो ये है C6 एंड 12। 6 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड 12 जो है वो मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट हैज़ 6 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे कार्बन 12 की डायग्राम है। यहाँ पे आपने इसको कंप्लीट भी करना है। प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन जैसा कि आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन, 5 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मिसिंग है जो कि यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन शो होना चाहिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड में यहाँ पे इसके 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मिसिंग है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो आपने खुद से यहाँ पे एक डॉट बना लेना है। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से क्योंकि हमने कहा था कि आइसोटोप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे। ठीक है, अब हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए हमें एटॉमिक मास जो कि 12 है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। 12 माइनस 6, इसका मतलब है कि 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कार्बन 12 के पास मौजूद हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कार्बन 13 दैट हैज़ अ सिंबल ऑफ C613। अब C613 यहाँ पे डायग्राम पे आ जाएं आप। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब है कि इसका ये 6 जो है वो एटॉमिक नंबर सेम है एज वाज ऑफ द कार्बन 12, लेकिन इसका मास नंबर जो है वो 13 है जो कि डिफरेंट है फ्रॉम द मास नंबर ऑफ कार्बन 12। अब हम देखते हैं कि ये डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। जैसा कि हमने आप पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिफरेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ देखेंगे न्यूट्रॉन कितने हैं हमने फाइंड आउट करने हैं इसमें। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद हैं और 6 ही प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है 13 माइनस एटॉमिक नंबर 6, 13 माइनस 6 गिव्स यू एन अमाउंट 7। इसका मतलब है
कि यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो 7 है। कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जबकि कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। और इसका सिंबल जो है जैसा कि मैं आपको पहले शो कर चुकी हूँ C613 है। ठीक है, अब कार्बन 14 को देखते हैं। कार्बन 14 हैज़ 8 न्यूट्रॉन्स एंड 6 प्रोटॉन्स। अब कार्बन 14 के अंदर न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि 8 हो चुका है, और प्रोटॉन्स जो है वो 6 हैं। इट्स सिंबल इज C614। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रे। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम कार्बन की डायग्राम देख लेते हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स शो किए गए हैं। आपने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसका शो करना है, और इस तरह से आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो शो करना है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आपने इसमें 2 और शो करने हैं। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर मौजूद हैं। प्रोटॉन कितने हैं जी? प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यहाँ पर 6 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? जैसा कि हमने पहले बताया कि मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस होगा तो 8 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो आपके पास आ जाएंगे। ये जो है ये क्लास डायग्राम्स जो है ये आपने कंप्लीट करनी है। ये आपकी एक एक्टिविटी है। ठीक है, आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो कार्बन की देखते हुए चलें। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन आर ब्लैक और ग्रेश ब्लैक सॉलिड्स एक्सेप्ट डायमंड, and they are odorless and tasteless, and they have high melting and boiling points and are insoluble in water। और जब इनकी abundance देखें, परसेंटेज abundance जो है इनकी वो है कार्बन 12 जो है वो 98.8%, यानी कि 99%, राउंड अबाउट 99% मौजूद है एटमॉस्फेयर में। कार्बन 13 जो है वो 1.1% मौजूद है। इस तरह से कार्बन 14 जो है वो 0.009% जो है वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। जैसा कि आपको बताया था कि कार्बन 14 जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में जो है वो मौजूद होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल जो है दैट इज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के सिर्फ 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं क्लास एटमॉस्फेयर में। ये हैं क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। ठीक है, देयर आर 2 नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। नेचुरल आइसोटोप्स की बात हो रही है। लेबॉर्ट्री में भी आइसोटोप्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल आइसोटोप्स की बात हो रही है। क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। किसी भी एटम में जब क्लोरीन 35 जो है, जब हम इसकी बात करते हैं, इसके किसी भी एटम में 17 प्रोटॉन एंड 18 न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे। ठीक है, यानी कि 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन। यहाँ पर आप क्लास इसकी डायग्राम साथ में देख लें। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, सबसे पहला जो आइसोटोप है दैट इज़ क्लोरीन 35। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, तो क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और 17 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो 18 है। इसमें परसेंटेज अबंडेंस अगर देखी जाए क्लोरीन 35 की, तो वो इन नेचर जो है ये 75% जो है वो आपकी नेचर में मौजूद होता है। जब हम एक एनाटम ऑफ क्लोरीन 37 की बात करते हैं, तो उसके अंदर 17 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। 35 में 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन मौजूद हैं, जबकि 37 में 17 प्रोटॉन एंड 20 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो 17 है और न्यूट्रॉन जो है वो 20 है, जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के बराबर है, यानी कि 17 है। और इसकी परसेंटेज अबंडेंस अगर देखी जाए तो क्लोरीन 35 जो है वो 75% एग्जिस्ट करती है, और क्लोरीन 37 जो है वो 24.23% जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये हमने देखी जो है वो क्लोरीन के आइसोटोप्स को हमने देखा। क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। क्लोरीन इज़ अ ग्रेश येलो गैस विद अ शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल एंड इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन वाटर। क्लास नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, 234, 235 एंड 238। आप डायग्राम में देख सकते हैं इनको, इनकी जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यूरेनियम विद 92 एटॉमिक नंबर एंड 234 एटॉमिक मास। इस तरह से यूरेनियम 92, 235
यूरेनियम 92-238, ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से आइसोटोप्स को लिखा जाता है और ये भी आपको आनी चाहिए। जब हम आइसोटोप यूरेनियम के 235 आइसोटोप की बात करते हैं तो इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ये यूरेनियम 238 जो है वो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो लैक करती हैं, के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए इसको एप्लीकेशंस के लिए यूज़ नहीं किया जाता। U34 जो है वो रेयर है, बहुत ही कम मिकदार में पाया जाता है। नेचुरल अबंडेंस अगर इन आइसोटोप्स की देखें यूरेनियम के, तो यूरेनियम 34 जो है वो 0.006% मौजूद है, जबकि यूरेनियम 235 जो है वो 0.72% मौजूद है, जबकि यूरेनियम 238 जो है वो 99.27% जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो जो 235 है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, एटॉमिक बॉम्ब्स में यूज़ किया जाता है, जबकि 238 जो है आइसोटोप दैट लैक द प्रॉपर्टीज नेसेसरी फॉर दीज एप्लीकेशंस, वैसे उसको इन एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर एक कुछ छोटी सी ब्लैंक्स दी गई है क्लास, फिल इन द ब्लैंक्स। यूरेनियम के अंदर कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है, इसी तरह से 35 के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर, और 238 के अंदर। ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर आपने इसको जो है वो शेयर करना है। वैसे आपको ये भी बताती चलूँ कि प्रोटॉन्स के नंबर जो है वो सेम होगा और वही नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन का होगा, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट होगा, यानी 92 प्रोटॉन 92 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो 142। इस तरह से 235 के हिसाब से 143 और 238 के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 146 होंगे। यूरेनियम 238 जो है ये डिके करता है इनटू थोरियम 234 और फिर ये अल्फा पार्टिकल्स जो है उनको इमिट करता है। एन अल्फा पार्टिकल इज डबली पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हीलियम जो है इसको हीलियम न्यूक्लियाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाएं तो हीलियम जो है सिर्फ उसका न्यूक्लियस बाकी रह जाता है और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं जो कि प्रोटॉन के होते हैं। तो इस तरह से इसको हीलियम न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल जो है वो कहा जाता है। The fission of uranium 235 yields smaller nuclei, neutron and energy। यानी इस फिजन रिएक्शन में आपके पास स्मॉलर न्यूक्लियाइज आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आपके पास आ जाते हैं और एनर्जी रिलीज होती है। और ये न्यूक्लियर एनर्जी जो इस फिजन में रिलीज होती है वो जो है दैट इज इक्वल टू द केमिकल एनर्जी, जो किसी भी कोल 17,000 किलोग्राम कोल को अगर बर्न किया जाए तो उसके इक्विवेलेंट एनर्जी जो है वो इसमें प्रोड्यूस होती है। Chemical properties of an element depend upon the number of proton and electron, and neutrons do not take part in ordinary chemical reactions. Therefore, isotopes of an element have similar chemical properties. ये point हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Chemical properties due to number of electrons and protons जो हैं वो सेम होंगी isotopes की, जबकि physical properties क्योंकि number of न्यूट्रॉन जो है वो डिफरेंट है, इस वजह से वो डिफरेंट होंगी। क्लास अब हम चलते हैं यूजेस ऑफ आइसोटोप्स की तरफ। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, स्टेबल एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनको डिफरेंट जगह पे साइंस में, मेडिसिन में जो है वो इनकी एप्लीकेशन जो है वो मौजूद हैं। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है वो है रेडियो एक्टिव आयोडीन 131 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर इन डायग्नोजिंग थायराइड प्रॉब्लम्स। ट्रेसर जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्लास, ट्रेसर का मतलब है कि जो है वो हम किसी भी जो है वो एलिमेंट की बात जो कर रहे हैं वो बहुत ही कम मिकदार में जो है वो लिया जा रहा है, बहुत ही लेस अमाउंट में जो है वो दिया जा रहा है। आयोडीन 131 जो है उसको थायराइड प्रॉब्लम को शनाख्त करने के लिए, जानने के लिए जो वो यूज़ किया जाता है। ये थायराइड ग्लैंड जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है दैट इज़ इन योर नेक, आपकी गर्दन के अंदर जो है ये थायराइड ग्लैंड जो है वो मौजूद होता है। और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी, उसकी एबनॉर्मेलिटी चेक करने के लिए कि वेदर ये ओवर सिक्रीशन कर रहा है, अंडर सिक्रीशन कर रहा है, इसका साइज़ डिक्रीज़ हो गया या इंक्रीज़ हो गया, उसके लिए हम इसमें आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं। आयोडीन 131 को माउथ के ज़रिए इंजेक्ट किया जाता है और फिर डिटेक्टर के ज़रिए जो थायराइड ग्लैंड है आपकी नेक में उसको जो है वो उसके ज़रिए ट्रेस किया जाता है इस अमाउंट को। पेज नंबर 36, sodium 24 that is used to trace the flow of blood and detect possible constrictions or obstructions in the circulatory system। यानी कि आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जो आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके जरिए ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई ब्रेकडाउन, रप्चर
या ब्लॉकेज जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए जो है वो सोडियम 24 का इस्तेमाल किया जाता है। इस सोडियम 24 को ब्लड स्ट्रीम में ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद जहाँ पर रप्चर होगा वहाँ पे कुछ इसके ट्रेसेस आउटसाइड द कैपिलरी वेन या आर्टरीज जो है नज़र आएंगे, और अगर उसके अंदर कोई ब्लॉकेज होगी तो वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट जो है वो सोडियम 24 की फ्लोरेसेंट अमाउंट जो है वो नज़र आएगी, आपको फ्लोरेसेंस फील होगी, जिससे पता चलेगा ब्लॉकेज का या किसी भी किस्म के ब्रेक डाउन या रप्चर का। थर्ड पॉइंट इज आयोडीन 123 इज यूज टू इमेज द ब्रेन। ठीक है, इमेज की ब्रेन की इमेजिंग के लिए आयोडीन 123 जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। ब्रेन के अंदर अगर कोई ट्यूमर या किसी किस्म का कोई भी चीज़ पाई जाती है तो उसको जब उसका इमेज लिया जाता है ब्रेन का, तो उसके ज़रिए वहाँ पर ट्रेसर अमाउंट जो आयोडीन की मौजूद होती है उससे उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा फॉल्ट जो है वो मौजूद है जिससे प्रॉब्लम्स जो है वो आ रहे हैं। Next is cobalt 60 that is commonly used to eradicate the cancer cells in the hope of killing or shrinking the tumors. कोबाल्ट 60 ये एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट का जिसको कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। कैंसर सेल्स के ऊपर जब इस कोबाल्ट 60 को फोकस किया जाता है और इसकी रेडिएशन जो है वो फॉल करती हैं तो वो पेनिट्रेट करती हैं इनटू द स्किन जहाँ पर भी ये जो है वो ट्यूमर मौजूद होता है, और ये कोबाल्ट 60 की जो रेडिएशंस होती हैं ये उन सेल्स को आप समझे कि बिल्कुल इनएक्टिव कर देती हैं, उनको बिल्कुल गला सड़ा के उनको ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। तो वो जब कोबाल्ट 60 के ट्रीटमेंट से, रेडिएशन के ट्रीटमेंट से, रेडियोथेरेपी से जब वो ट्यूमर्स गल सड़ जाते हैं, जब वो श्रिंक कर जाते हैं, जब वो इनएक्टिव हो जाते हैं तो फिर उसको सर्जरी के जरिए वो है रिमूव कर लिया जाता है। इसी तरह से जो कैंसर है, स्किन कैंसर के लिए P32 और इसके साथ जो है वो स्ट्रोंशियम 90 जो है उसको भी यूज़ किया जाता है स्किन कैंसर के लिए, तो ये रेडियो थेरेपीज़ के तौर पे जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कार्बन 14 इज़ यूज टू ट्रेस द पाथ ऑफ कार्बन इन द फोटोसिंथेसिस। कार्बन 14 के जरिए फोटोसिंथेसिस का पाथ जो है वो कार्बन का वो ट्रेस किया जाता है, यानी कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसकी रेडिएशंस जो है उनके थ्रू जो है उसको ट्रेस किया जाता है इन द प्लांट, और उसको जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जो है स्टडी किया जाता है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमिन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसा कि सल्फर 35 जो है उसको स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ थायोसल्फेट के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं दे आर आल्सो यूज टू स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एंड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं दे आर यूज टू डेट रॉक्स, सॉइल्स, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड ममीज। यानी कि पुराने जो आसार कदीमा से जो आपको चीज़ें मिलती हैं, रॉक्स मिलती हैं, सॉइल या पुराने आपको स्केलेटन्स मिलते हैं, तो आप उनकी एज फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब ये एज जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो एंशियंट आपके पास आर्कियोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस आते हैं आप उनको स्टडी करते हैं और आप ये बता सकते हैं कि कितना अरसा पुराने जो हैं वो आपके पास स्पेसिमेन है। कार्बन 14 का ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में भी आपके पास कार्बन 14 का जो है वो एक टॉपिक दिया हुआ है। कार्बन 14 is used to estimate the age of carbon containing substances. Carbon atoms circulate between the oceans and living organisms at a rate very much faster than they decay. And as a result, the concentration of carbon 14 in all living things keep on increasing, and after death, organisms no longer pick up the carbon 14. क्लास सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि कार्बन 14 जो है ये कैसे क्रिएट कैसे हो रहा है, बन कैसे रहा है। आपके एटमॉस्फेयर में जो है वो फ्री न्यूट्रॉन जो है वो जब स्ट्राइक करता है हवा में मौजूद नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन आपको पता है कि आपके एयर मिक्सचर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन है, ये 78% मौजूद होती है। तो ये न्यूट्रॉन जब इससे नाइट्रोजन के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 है, जब इसके साथ स्ट्राइक करता है तो एक प्रोटॉन रिलीज करके ये कार्बन 614 में जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये कार्बन 614 जो है ये एटमॉस्फेयर में, ओशन में, सीज में, हर जगह जो है ये एग्जिस्ट करता है। ये कार्बन 14 जो है ये प्लांट्स जो है इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये प्लांट्स एनिमल्स जो है वो खाते हैं और कुछ ह्यूमन बींग खाते हैं। फिर इस तरह से उन एनिमल्स को जो कि कार्बन 14 का जो है वो
वेजिटेबल्स या ये सारी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको खा चुके हैं, उनको इन्हें अपने बॉडी में जो है उसका पार्ट बना चुके हैं, तो वो एनिमल्स जो हैं जब उनको ह्यूमन बीइंग जब ईट करते हैं तो वही कार्बन 14 जो है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 की रेशो जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी शिफ्ट हो जाती है। यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 की रेशो होगी, वही रेशो ओशंस में, एटमॉस्फेयर में, सीज में जो होगी, वही प्लांट्स के अंदर भी रेशो होगी। उन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स के अंदर भी तीनों आइसोटोप्स की वही रेशो होगी, और फिर उन एनिमल्स को खाने वाले ह्यूमन बीइंग के अंदर भी तीनों कार्बन की वही रेशो जो है वो मौजूद होगी। यानी अगर 1 ट्रिलियन कार्बन एटम्स मौजूद हैं तो उनमें से एक कार्बन 14 होगा, कुछ उसमें से कार्बन 13 होंगे, और ज़्यादा जो है वो कार्बन 12 होगा। अब जब तक एनिमल्स जो हैं वो जिंदा रहते हैं, वो कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 जो है उनका रेशो उनकी बॉडी में वही रहता है जो कि एटमॉस्फेयर में, सीज में या जो आपके ओशन में मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही वो एनिमल डेड हो जाता है, तो क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इनटेक जो होता है वो कार्बन का या कोई भी किसी भी फूड का वो ख़त्म हो जाता है, उस इनटेक के ख़त्म होने से उस डेड एनिमल के अंदर जो है वो कार्बन की रेशो जो है वो फिक्स हो जाती है, उससे बढ़ती नहीं है। ठीक है, वहाँ पे समझे डेड एनिमल होने के बाद कार्बन जो है 14 लेना जो है वो छोड़ देता है डेड एनिमल, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो कार्बन की वो ख़त्म हो जाती है। तो कार्बन 14 जो है फिर वो डिके करता है, और क्योंकि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है तो उसके ज़रिए जो है वो उसकी डिके से फाइंड आउट किया जाता है कि ये एनिमल जो है वो कितना जो है वो पुराना है। जो हाइड्रोजन कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है दैट इज़ 5730 ईयर्स। ठीक है, जब इस कार्बन 14 का बीटा डिके होता है तो इससे दोबारा से ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ वो रिलीज करता है। तो आफ्टर डेथ जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो, क्योंकि कार्बन 14 मजीद नहीं लेते, तो उनकी एक्टिविटी को विद द एक्टिविटी ऑफ लिविंग टिश्यूज जो है जब उसको कंपेयर किया जाता है तो उससे एज जो है वो एस्टिमेट की जाती है कि हाउ मच इज़ द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम जो है वो ले रहे हैं। इस प्रोसेस को जो है वो कार्बन डेटिंग का नाम दिया गया है। इसमें जो मेन रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट जो है वो दैट इज़ कार्बन 14। तो क्लास ये हमारा आज का लेक्चर था आइसोटोप्स और यूजेस ऑफ आइसोटोप्स के हवाले से। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा जो है वो हम लोग हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।